विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 15 मानचित्र अर्थ और प्रकार के दूसरे भाग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में मानचित्र का अर्थ और मानचित्रों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मानचित्र के अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मानचित्र के जो अंग हैं, 3 मुख्य अंग हैं, वो जानने से पहले मानचित्र की महत्ता क्या है, क्यों मानचित्र के अंगों की जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि किसी भी मानचित्र को उसके वाचन के लिए या उस पर दर्शाई गई विगतों का अर्थघटन करना है, तो उसके लिए मानचित्र के अंगों की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। अगर मानचित्र के अंगों की जानकारी नहीं है तो हम मानचित्र का वाचन अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो मानचित्र के मुख्य 3 अंग हैं। पहला है मापक, दूसरा प्रक्षेप और तीसरा रूढ़ संकेत। तो मापक क्या है? मानचित्र में जो भी मानचित्र बनाए जाते हैं वो एक निश्चित मापक्रम के अनुसार, एक मापक के अनुसार तैयार किए जाते हैं और वो मापक निर्धारित करते समय पृथ्वी की सतह पर के जो 2 बिंदु होते हैं जिनको दर्शाया गया होता है कि 2 बिंदुओं और मानचित्र पर दर्शाए गए उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का अंतर का अनुपात निश्चित किया जाता है। इस प्रकार मानचित्र में जो क्षेत्र दर्शाए जाते हैं वो किसी 2 निश्चित बिंदुओं के बीच का कम किया गया और भूमि पर उन्हीं 2 बिंदुओं पर आए हुए स्थानों के वास्तविक अंतर के अनुपात को मानचित्र का मापक कहा जाता है। फिर से मानचित्र का मापक अर्थात क्या? तो मानचित्र पर किसी 2 निश्चित बिंदुओं के बीच का कम किया गया और भूमि पर उन्हीं 2 बिंदुओं पर आए स्थानों के बीच के वास्तविक अंतर के अनुपात को मानचित्र का मापक कहते हैं या स्केल कहते हैं। मानचित्र में मापक दर्शाने की किन किन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है या मापक दर्शाने की कौन कौन सी पद्धतियां हैं? तो मानचित्र में मापक दर्शाने की 3 पद्धतियां हैं। पहला है कथन पद्धति या कथनात्मक मापक, दूसरा अंकात्मक पद्धति या प्रतिनिधि भिन्न द्वारा, और तीसरा है आलेखक या रैखिक मापपट्टी। तो सबसे पहले हम कथन पद्धति के मापक के बारे में जानेंगे। ये पद्धति, जो कथन पद्धति है, ये मापक को दर्शाने की सबसे सरल और सबसे सादी पद्धति है। कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी इस मापक को आसानी से समझ सकता है। अर्थात भूमि पर के 2 स्थानों के बीच के अंतर को जो दर्शाया जाता है वो कथनों के माध्यम से दर्शाया जाता है, इसलिए इसको कथन पद्धति कहते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर जैसा इसी दूरी दर्शाई जाती है और इसी क्रम में उसको लिखा भी जाता है। तो कथन का उपयोग होने के कारण इस माप पद्धति को कथन पद्धति के नाम से जानते हैं। दूसरा है अंकात्मक मापक या प्रतिनिधि भिन्न पद्धति। इस पद्धति में मापक दर्शाने के लिए अंग के साथ लंबाई या अंतर सूचक इकाई लिखी जाती है। मतलब अंतर सूचक इकाई नहीं लिखी जाती है। अंतर मात्र अंकात्मक संख्या या अपूर्णांक अनुपात द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कथन मापक में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर होता है, तो इस पद्धति में इसको 1:10 लाख अथवा 1/10 लाख के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें बाईं तरफ या अंश में ऊपर लिखा गया अंक मानचित्र पर तथा अनुपात में हर का अंक भू-अवस्था का वास्तविक अंतर दर्शाता है। इसे प्रतिनिधि भिन्न पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इस पद्धति में मापक स्पष्ट अनुपात में दर्शाया जाता है। इसमें अंकों के बाद सेंटीमीटर, किलोमीटर जैसी इकाइयाँ नहीं लिखी जाती हैं। जैसे कथन मापक में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर लिखा जाता है, लेकिन इसमें 1:10 लाख
अथवा 1/10 लाख अंकों के स्वरूप में या भिन्न के रूप में दर्शाए जाने के कारण इसको हम अंकात्मक मापक या प्रतिनिधि भिन्न पद्धति के नाम से जानते हैं। तीसरा है आलेखात्मक अथवा रैखिक मापपट्टी। इस पद्धति में मानचित्र के साथ मापपट्टी या रेखाएं खींची हुई होती हैं। दो स्थानों के बीच का अंतर मापने के लिए जैसे हम मापपट्टी का उपयोग करते हैं, वैसे ही मानचित्र पर मापपट्टी का उपयोग होने से इस मापक को रैखिक मापपट्टी कहा जाता है। ये पद्धति सरल तो है परंतु अटपटी है, जिसके कारण इस पद्धति का उपयोग बहुत कम होता है। हम जिस मापक का उपयोग करते हैं उस पर सेंटीमीटर या इंच दर्शाया होता है, परंतु इस मापक पर मीटर, किलोमीटर, फर्लॉन्ग और मील जैसी इकाइयाँ दर्शाई जाती हैं। इस पद्धति में भूमि का अंतर प्रत्यक्ष रूप से माप सकें, इस तरह से एक मापपट्टी सीधे मानचित्र पर बनाई जाती है। आलेखन के द्वारा मापक बनता है, आलेखन किया गया होता है मापक का, इसलिए इसको आलेखात्मक मापक भी कहते हैं। मापक में रेखाओं का उपयोग होने से इसे रैखिक मापपट्टी कहते हैं। मानचित्र के नीचे किसी भी भाग में ज़रूरत के अनुसार युगल लंबाई का मापक बनाया जाता है। छोटे कद के मानचित्रों में मात्र 1 सेंटीमीटर या 1 इंच लंबी रेखा द्वारा मापक बनाया जाता है। इसमें दाईं तरफ मुख्य विभाग किलोमीटर, मील तथा बाईं तरफ मुख्य विभाग के उप विभाग मीटर, फर्लॉन्ग या छोटी इकाई बनाए जाते हैं। नीचे आकृति दी गई है, जिसके आधार पर आप आलेखात्मक या रैखिक मापपट्टी को आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा इसका अंग है मापक के बाद प्रक्षेप। प्रक्षेप अर्थात इसका सामान्य अर्थ होता है प्रक्षेपित करना, अंग्रेजी में इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो पृथ्वी की गोल सतह को समतल माध्यम पर उतारने पर उसके क्षेत्रफल, स्थान, अंतर, सापेक्ष दिशा, आकार तथा कद में परिवर्तन न हो, इसके लिए मानचित्रों में प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। प्रक्षेप की परिभाषा क्या है कि गोलाकार या वक्राकार पृथ्वी की गोलाकार या वक्राकार सतह को समतल कागज पर उतारने का प्रयत्न प्रक्षेप कहलाता है। फिर से कि संपूर्ण पृथ्वी की गोलाकार या वक्राकार सतह को कागज पर उतारने का प्रयत्न प्रक्षेप कहलाता है। मानचित्र के प्रक्षेप किसी माध्यम पर भौमितिक पद्धति से उतारे जाते हैं। भूसतह के वक्र अक्षांश रेखाओं के जाल को समतल सतह वाले कागज पर उतारने के लिए जिस पद्धति का उपयोग होता है उसे हम मानचित्र का प्रक्षेप कहते हैं। दूसरी परिभाषा है कि संपूर्ण पृथ्वी अथवा उससे किसी एक भाग का अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के रेखा जाल द्वारा समतल कागज जैसे माध्यम पर उतारने की पद्धति को प्रक्षेप पद्धति कहते हैं। बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा है कि पृथ्वी की वक्र सतह को समतल कागज पर उतारने की पद्धति को प्रक्षेप पद्धति कहते हैं। प्रक्षेप पद्धति में 3 चीज़ें जरूरी होती हैं। एक तार का बना हुआ पृथ्वी का गोला, दूसरा जिस पर प्रक्षेपण करना है वो समतल पृष्ठभाग, और तीसरा प्रकाश प्रक्षेपक अर्थात प्रकाश देने वाला स्रोत। इन तीनों चीज़ों के संयोजन से बने प्रक्षेपक तथा आवश्यकता अनुसार उसके विशिष्ट गुणधर्म के आधार पर प्रक्षेप के कई प्रकार होते हैं। तीसरा है रूढ़ संकेत। विद्यार्थी मित्रों, मानचित्र के अर्थघटन के लिए उसमें जिन संकेतों या जिन चिन्हों का उपयोग करके पृथ्वी की सतह पर की विगतों को दर्शाया जाता है वो संकेत रूढ़ संकेत कहलाते हैं। जैसे जो पृथ्वी की सतह पर की जो प्राकृतिक तत्व हैं या सांस्कृतिक तत्व हैं, उनको दर्शाने के लिए कुछ निश्चित प्रकार के संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो इन तत्वों को सरलता से दर्शाने के लिए जो रूढ़ संकेत हैं, सांकेतिक चिन्ह हैं, इनकी जो मदद ली जाती है, जिससे भूसतह की सभी वास्तविकताओं को उनके कद के अनुसार वास्तविक रूप में अगर मानचित्रों पर दर्शाना है तो संभव नहीं है। जैसे पृथ्वी की सतह पर कहीं नदी है, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, तो हम कागज़ पर या मानचित्र पर ये तो
इनको नहीं बना सकते हैं, बल्कि उसकी प्रतीक के रूप में, उसके चिन्ह के रूप में हम उसको दर्शाते हैं। प्राकृतिक तत्वों में भूपृष्ठ है, भूस्वरूप, जल परिवाह, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, भूमि के प्रकार, इन सब चीज़ों को हम कुछ निश्चित प्रकार के चिन्हों द्वारा, रूढ़ संकेतों द्वारा दर्शाते हैं। तथा जो सांस्कृतिक तत्व हैं, जैसे मानव बस्ती है, परिवहन मार्ग है, कृषि है, सिंचाई की सुविधा है, आदि को विविध रंगों के माध्यम से या सांकेतिक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। भारत के भूमि मापन मानचित्रों में भूपृष्ठ दर्शाने के लिए एक निश्चित प्रकार के संकेत समोच्च रेखाओं का उपयोग होता है, रंग स्तर पद्धति का उपयोग होता है, ढाल दर्शक रेखा पद्धति का उपयोग होता है, और रंगीन मानचित्रों में प्राकृतिक सांस्कृतिक तत्वों दर्शाने के लिए अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता है। कुछ विशेष बस्तियों को दर्शाना है तो निश्चित आकृतियाँ या प्रथमाक्षर शब्द रूढ़ संकेतों के रूप में उपयोग होता है। जैसे विश्राम गृह के लिए RH अर्थात रेस्ट हाउस, तार और डाकघर के लिए PRO, सर्किट हाउस के लिए CH, पुलिस थाना के लिए PS, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जैसे विशिष्ट इमारतों के लिए उन्हीं के समान छोटे कद की आकृतियों का उपयोग करके मानचित्रों में संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार सांस्कृतिक तत्वों के शाब्दिक अर्थघटनों को संक्षिप्त कर ऐसे रूढ़ संकेतों का उपयोग होता है। यही कारण है कि मानचित्रों का अगर अर्थघटन सही ढंग से करना है तो उन रूढ़ संकेतों की जानकारी नितांत आवश्यक है। इसीलिए रूढ़ संकेत जो हैं उनको मानचित्रों की लघु लिपि कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, देखिए कुछ आकृति में जो तत्व हैं और रंग हैं उनको किस रंग से दर्शाया जाता है। जैसे भूस्वरूप है उसको कत्थई या बादामी रंग से, जल स्वरूप को नीले रंग में, वनस्पति क्षेत्र है उसको हरे रंग से, रेल मार्ग है उसको काले रंग से, सड़क मार्ग है लाल रंग से, मानव बस्ती है लाल रंग से, कृषि है पीले रंग से उसको दर्शाया जाता है। भारत के देहरादून तथा उत्तराखंड में स्थित एक संस्था है, उस संस्था का नाम है सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत के भूमापन मानचित्र तैयार करने और उसको प्रकाशित करने का कार्य करती है। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत किए गए रूढ़ संकेत या सांकेतिक चिन्हों का उपयोग होता है। यद्यपि हम रूढ़ संकेतों का उपयोग करते हैं, लेकिन हम उसके उपयोग के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जो चिन्ह, जो सांकेतिक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, हम उन्हीं का उपयोग मानचित्र में कर सकते हैं। भूमापन मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र में जानकारियाँ दर्शाने के लिए चिन्हों का उपयोग होता है। इन सांकेतिक चिन्हों को रूढ़ संकेत कहते हैं। मानचित्र वाचन और उसके अध्ययन के लिए इनकी जानकारी आवश्यक है। विद्यार्थी मित्रों, अंतिम मुद्दा है मानचित्र का महत्व क्या है। अगर हम देखें तो प्राचीन काल से आज तक, वर्तमान समय तक मानव समाज का या जन समाज का अभिन्न अंग जो है वो मानचित्र रहा है। अगर हमें भूगोल का अध्ययन करना है तो भूगोल के अध्ययन के लिए मानचित्र आवश्यक साधन है। इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, वनस्पति या प्राणी विज्ञान है, अभियांत्रिकी है अर्थात इंजीनियरिंग, सैन्य विज्ञान आदि के अध्ययन कार्य में मानचित्र अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं। इन विषयों से जुड़ी जानकारियों का क्षेत्रीय वितरण और विश्व के संदर्भ में अर्थघटन के लिए मानचित्र नितांत आवश्यक होते हैं। मानचित्रों का सामान्य और सार्वत्रिक उपयोग किसी स्थान या क्षेत्र का भौगोलिक स्थान जानने में होता है, अर्थात पृथ्वी की सतह पर के किसी भी प्रदेश के भौगोलिक स्थान की हमको जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए मानचित्र का ज्ञान आवश्यक है। मानचित्र की जानकारी, मानचित्र आवश्यक है। पर्यटन प्रवृत्ति, व्यापार से जुड़ी हुई सामग्री की लेन देन, स्थानों का अंतर ज्ञात करने के लिए मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है। हमारे स्थान से निश्चित स्थान पर पहुंचने में कितना अंतर और कितना समय लगेगा, अर्थात उस स्थल के बीच की दूरी क्या है, कितने समय में हम वहां पहुंच सकते हैं, इसकी पूर्व जानकारी मानचित्रों के द्वारा हमें प्राप्त होती है। यही कारण है कि जो पर्यटक हैं, प्रवासी हैं, व्यापारी हैं, वो इनके लिए मानचित्र जो हैं वो मार्गदर्शक
गाइड की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा नाविक, वायुयान चालक, व्यवस्थापन कार्य से जुड़े हुए प्रबंधक लोग, सैन्य अधिकारी, तीनों सेना के अधिकारी और सैनिकों के लिए मानचित्र बहुत ही उपयोगी है। विद्यार्थी मित्रों, शाम को या दिन में जो टेलीविज़न के ऊपर समाचार पत्र और पत्रिकाओं में जो समकालीन घटनाएं, मौसम की जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान, राजकीय सामाजिक व्यवस्था आदि को दर्शाने में मानचित्रों का उपयोग होता है। राष्ट्रीय या संस्थागत आयोजन, वस्तुओं का नव आयोजन या विस्तरण करना हो तब भी मानचित्र अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं। मानचित्रों की आवश्यकता सभी के लिए है, सबके लिए मानचित्रों की ज़रूरत पड़ती है। आज का युग संशोधन का युग है और इस संशोधन के युग में मानचित्र जो समुद्री संशोधक हैं, अवकाशीय संशोधक हैं तथा नए नए भूमि प्रदेशों के संशोधकों के लिए मानचित्र आशीर्वाद स्वरूप साबित होते हैं। वर्तमान में मानचित्र का उपयोग न करने वाला शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा होगा जहां मानचित्र का उपयोग न होता हो। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपने मानचित्र के अंग कौन कौन से हैं, मानचित्र के अंगों के बारे में, जिसमें तीन अंग उसके मापक, प्रक्षेप और रूट संकेत, इन संकेतों के इनके बारे में आज आपने अध्ययन किया। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जो प्रश्न दिए गए उन प्रश्नों के उत्तर अपने नोट में लिख करके उसको तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।